सिंपल फॉर्मूलाज याद रख लोगे तो हो जाएगा। सो वर्क, पावर और एनर्जी, पहले अगर हम इन तीनों की बात करें, क्या पढ़ा हुआ है? वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन इफ, वर्क हम किसको बोलते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम व्हाटएवर। व्हेन इज वर्क इज सेड टू बी डन? वर्क डन क्या होता है? ये तो पढ़ा है नाइन्थ में आपने, नाइन्थ वाला तो बताओ कि वर्क डन हम किसको बोलते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन इफ, क्या पढ़ा था नाइन्थ में? When there is a change in position due to force acting on it. चेंज इन पोजीशन ड्यू टू फोर्स। ठीक है, ये मतलब ऐसे ही पढ़ा था आपने। कुली का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, उसने जीरो वर्क किया तो डिस्प्लेस तो उसमें भी था, तो कुछ स्पेसिफिक लिखा होगा ना, वर्क इज सेड टू बी डन इफ। सर वो cos थीटा पे डिपेंड। cos थीटा विल बी, cos थीटा क्या? सर वो cos थीटा पे डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में फोर्स है। मतलब cos थीटा पे डिपेंड करता है, तो मेरे को बताओ ना फिर वर्क हम कब बोलेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन इफ, कब हम बोलेंगे वर्क डन किया और कब हम बोलेंगे वर्क डन नहीं किया है? कुछ स्पेसिफिक होगा ना इसके बारे में, कुछ कंसेप्ट फिजिक्स का? और मतलब कि जैसे अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएं और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो तो उसको हम कह देंगे कि वर्क डन हुआ है। हाँ, तो एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वो डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से, तो वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं हुआ, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स तो परपेंडिकुलर लगी डिस्प्लेसमेंट के। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होने से वर्क डन नहीं होता ना। वर्क डन कब होता है? when you have जब some वो component of displacement in the direction of force, कि डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में भी होना चाहिए। कि अगर मेरे पास ऐसे बॉडी है, तो मैंने इस पे एक फोर्स लगाई है और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस की, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में कितना होगा? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, S cos theta. Cos theta. एस कॉस थीटा। और अगर थीटा 90 होता तो क्या होता? एस कॉस 90। एस कॉस 90 मींस Zero. मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में भी होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो ही होगा। अब जब हम बात करते हैं वर्क डन की, तो हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ता है किस फोर्स के कारण, बिकॉज इसी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम पूरा बनाता, और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी? दिस इज mg, Yes, normal reaction. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। अगर रफ सरफेस होता तो इट कैन बी फ्रिक्शन ऑल्सो। अगर मैं S का कंपोनेंट R की डायरेक्शन में पूछूं तो कितना होगा? कंपोनेंट ऑफ S इन डायरेक्शन ऑफ R, S sin theta. S sin theta, कंपोनेंट ऑफ S इन डायरेक्शन ऑफ R, ये एंगल कितना है? 90. तो S का कंपोनेंट R की डायरेक्शन में जीरो। S cos 90 बना ना, दो कंपोनेंट होते हैं, जिससे एंगल दैट इज cos, दूसरा साइन, तो S cos 90 is जीरो, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। सिमिलरली S का कंपोनेंट mg की डायरेक्शन में भी जीरो। Yes, sir.
जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो एक ही बॉडी है, मैं ये नहीं कह सकता फाइंड द वर्क डन। वर्क डन किस फोर्स का? एफ और एस के बीच में एक्यूट एंगल है, इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा, बिकॉज हम मैथमेटिकली भी उसको देख सकते हैं। मैथमेटिकली हम वर्क को लिखते हैं कि वर्क इज एफ डॉट एस, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? FS cos theta. एस में और एमजी में एंगल 9. 90 degree. वर्क डन 0। एस और आर में भी एंगल 90, ये वर्क डन भी 0। एफ और एस में एंगल एक्यूट, तो वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। एस और फ्रिक्शन में एंगल 180 degree. 180. कॉस 180 क्या होता है? -1. -1, तो इसका वर्क डन नेगेटिव, इसका 0, इसका 0, इसका पॉजिटिव। तो एक ही बॉडी पे देयर कैन बी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग और हर फोर्स का वर्क डन अलग होगा। दो मेथड होते हैं अगर आपको नेट वर्क डन पूछा जाए। एक तो मेथड होता है कि यू फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस और फिर उनको ऐड कर दो, बिकॉज वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड करना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मान लो, जैसे इसका वर्क आता 30, फ्रिक्शन का वर्क आता -10, तो हम कह देते कि वर्क डन इज 30 - 10, तो वो सिंपल स्केलर्स की तरह ही ऐड करना। एक मेथड है कि इंडिविजुअली सारी फोर्सेस का वर्क डन निकाल लो और फिर उनको ऐड कर दो। दूसरा, आप पहले नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स निकाल लो और फिर उसका वर्क डन निकालो। और नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ सकता है? जैसे ये दोनों तो बैलेंस हो जाएंगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया? 0। तो बेसिकली आपको एफ का और फ्रिक्शन का नेटवर्क डन निकालना है। अगर आपने फ्रिक्शन का और इसका नेटवर्क डन निकाल लिया, सॉरी नेट फोर्स निकाल ली, तो नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी द वर्क। तो हम नॉर्मली फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, हम इंडिविजुअली सारी फोर्सेस के कारण वर्क डन निकालेंगे ताकि हमें पैरेललोग्राम या वेक्टर एडिशन में ना पढ़ना पड़े। इंडिविजुअली सब फोर्सेस का वर्क डन निकाल लेंगे और फिर उन वर्क्स को ऐड कर देंगे। अब वर्क डन को अगर मैंने लिखा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा का मतलब है कि एफ इसमें क्या है? एफ इज Force acting. magnitude of force. F is magnitude of force. S is Displacement. magnitude of displacement. Displacement. And theta is angle between force and displacement. फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? Can you repeat, sir? फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। ये दोनों सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, एफ और एस। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, दैट मींस वो सिर्फ cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब cos की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है और 0 कब होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में Positive. cos की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में Negative. नेगेटिव, और 0 कब होती है? Sir, 90. 90 का एंगल है। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एफ और एस में एंगल कितना? एक्यूट। सेकंड क्वाड्रेंट मींस एफ और एस में एंगल ऑब्ट्यूज। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ऑब्ट्यूज एंगल है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक्यूट एंगल होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क डन 0 आएगा। अब मेरे को इनके एग्जांपल दो। से अगर मैं आपको बोलूं, से मैंने इस पेन को ड्रॉप किया, ऊपर फेंका, मैंने इस पेन को ऊपर फेंका, तो वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए ना किस फोर्स का। इस पे एक फोर्स तो नहीं लग रही, एक तो मैंने लगाई इसको ऊपर फेंकने के लिए। मैंने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई अगर ऊपर फेंका है तो? Upward. अपवर्ड्स। और ये जा किधर है? Forward. ऊपर जा रहा है। जब तक ये ऊपर जा रहा है, मैंने जब इसको ऐसे थ्रो किया तो मैं इस पे, मेरे हाथ से इस पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, Negative.
और ये ऊपर जा रहा था, तो जब तक ये ऊपर जा रहा है ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. Negative. और जब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा तो ग्रेविटी का वर्क डन Positive. तो सेम फोर्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क दोनों कर रही है एक ही मोशन में। जैसे मैं प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंकता हूं, से मैंने एक बॉडी को थ्रो किया, इट गोज अप एंड देन इट कम्स डाउन, तो जब तक वो ऊपर जा रही है ग्रेविटी उस पर नेगेटिव वर्क कर रही है, और जब वो नीचे आना शुरू होगी तो ग्रेविटी उस पर पॉजिटिव वर्क करेगी। फोर्स नहीं बदली पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बदली, तो इस कारण वर्क डन पॉजिटिव। सिमिलरली आपने जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, मान लू मैं यहाँ पे एक हमारे पास न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस, और ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो वर्क डन बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय गोल्ड न्यूक्लियस पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। गोल्ड न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Positive. कितना? 197. चलो 79 ही, मास नंबर से थोड़ी निकलता है चार्ज, एटॉमिक नंबर से निकलता है। सो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? पहले करेगा पापा. जब तक ये गोल्ड न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, इधर जा रहा है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। आपने ऐसे पढ़ा था, ये जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे रुकेगा फिर ये वापस आ जाएगा, तो जब ये वापस आएगा तो वर्क डन बाय Fe। Positive. तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल देखना है, एक्यूट एंगल बनेगा तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज बनेगा तो नेगेटिव, 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 0। यूनिट्स क्या होंगे वर्क के? F इंटू एस। फोर्स की यूनिट Newton meter. न्यूटन मीटर। कॉमन नेम Joule. जूल नहीं होता है, वो जूल होता है, मतलब इट्स अ प्रॉपर नाम है किसी साइंटिस्ट का, एंड हमारी मर्जी नहीं चलती ना, जब किसी का नाम आ जाता है तो इट्स हाउ दैट साइंटिस्ट यूज्ड टू प्रोनाउंस इट, सो यूज्ड टू प्रोनाउंस इट एज जूल, तो हम उसको जूल ही बोलेंगे। वो कुछ और, मतलब आपका नाम है, आपने डिसाइड करना है कि उसे कैसे प्रोनाउंस किया जाए, तो ही यूज्ड टू कॉल इट जूल। तो एनर्जी की यूनिट इट्स जूल, वर्क की यूनिट इट्स जूल्स। सो न्यूटन मीटर जूल। सीजीएस में Dying centimeter. और अर्ग्स, तो 9 सेंटीमीटर अर्ग्स। अब अगर तो कांस्टेंट फोर्स है तो हमारे लिए काम आसान होता है, आपने कहा एफ डॉट एस तो वर्क डन निकाल लिया, पर हमेशा वर्क डन ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं होता। जैसे आपको एक डेफिनेशन अगर याद है, आपने 9th में और 10th में 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी 10th में? सर वो कितना इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज amount of work done to bring infinity से उस पॉइंट तक लेकर आना, और कितना वर्क डन किया गया। पॉइंट ए से बी, पॉइंट ए से बी तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ए से बी नहीं, पोटेंशियल इंफिनिटी। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट। अगर मैं किसी चीज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? इन्फिनिटी। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो वर्क डन तो इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है। एफ डॉट एस सिर्फ तभी लगाना है जब हमें दिया हो कि एफ इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। वेरिएबल फोर्स होगी तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम निकालेंगे वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट वुड बी एफ डॉट डी एक्स, और फिर इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए। सो डायरेक्ट एफ डॉट एस तभी लगा सकते हो इफ थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट एस एफ इज कांस्टेंट।
अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं से मेरे पास एक बॉडी है, जो इनिशियली पॉइंट P1 पर थी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, and you move it to P2. By exerting certain force F, आपने कुछ फोर्स लगाई इस पे, तो अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन कितना है इस फोर्स का, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स F कैसे निकालोगे? बॉडी को P1 से P2 तक लेके ट्रायंगल ऑफ रेक्टेंगल से डिस्प्लेसमेंट निकाल के फिर उसको कैसे निकालेंगे एंगल? निकाल लोगे? से ट्रायंगल ऑफ से आपको डिस्प्लेसमेंट का दिखता है। कितनी है डिस्प्लेसमेंट? नॉन मेडिकल वाले जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेट पढ़ ली कि नहीं पढ़ी? सर नहीं पता नाइन्थ में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था? सर। यस क्या था? Yes, sir. x2 minus x Under root of x2 minus x1 अच्छा square. ये बताओ मेरे को कैसे आया, वो आपको शायद नाइन्थ में बताया नहीं होगा। मैं अगर आपसे पूछूं P1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? सर x1 i cap plus x1i सिमिलरली P2 का पोजीशन वेक्टर x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap. देखो बताओ ये वेक्टर कौन सा होगा? ये R1 है, ये R2 है, तो दिस वेक्टर इज R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2? सर R2 माइनस R1, और यही डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गई यहाँ से, इसी का मैग्नीट्यूड है जिसको आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। बिकॉज क्या आएगा ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो मैग्नीट्यूड बताना है तो फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो वैसे कर सकते हैं। तो अगर मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फोर्स की कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, जैसे वो कहते हैं फोर्स इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। तो f पता है, s यहाँ से निकालेंगे एंड देन वी टेक द डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क के लिए डॉट प्रोडक्ट लेना सबको आना चाहिए। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, a is axi plus ayj plus azk, b is bxi byj bzk, तो a डॉट b क्या होता था? Under If root a is axi plus ayj plus azk, b is bxi plus byj plus bzk, तो मेरे को बताओ a डॉट b क्या था? ax plus ax plus याद है ना ये सबको? बिकॉज इस फॉर्मूले का तो बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट में, और ज्यादातर फिजिक्स की बुक ने डॉट प्रोडक्ट दिया भी वर्क पार के साथ ही होगा, बिकॉज अभी यूज कर रहे हैं हम इसका पहली बार डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। सो डॉट प्रोडक्ट लेना आना चाहिए एंड फिर एक ग्राफिकल मेथड करेंगे हाउ टू फाइंड द वर्क डन। इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस रहेगी, अगर आपने, ये इजी चैप्टर है मैं पहले बता रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन के रिलेटिवली ये बहुत आसान है। इनफैक्ट इसको हम फिजिक्स के सबसे इजी चैप्टर्स में गिनते हैं, वर्क पावर एनर्जी को। इजी और इम्पोर्टेंट। अगर आपने इसके कंसेप्ट ठीक से ग्रास्प कर लिए वर्क पावर एनर्जी के, कि वर्क एनर्जी को कैसे रिलेट करना है, पावर क्या होती है और कोरिलेशंस क्या बनेंगे फैक्टर्स में, तो आई कैन गारंटी कि अगर आपको मेडिकल एग्जाम में 45 क्वेश्चंस आते हैं, आप 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, बिना किसी और चैप्टर को यूज किए ज्यादा। इसके कंसेप्ट अच्छे से आते हो, बाकी बेसिक पता हो चैप्टर्स के, तो आप कर सकते हो।
बिकॉज ये कंसेप्ट हर जगह लगेंगे, मतलब अभी से शुरू होके दे कैन बी अप्लाइड इन रोटेशनल मोशन, दे कैन बी अप्लाइड इन इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन बी अप्लाइड इन मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, कहीं पे भी जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन है या वर्क एनर्जी को कोरिलेट करना है, चैप्टर कोई भी हम इस चैप्टर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड यू विल ऑब्जर्व कि मैं लॉज ऑफ मोशन के आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा बिना फ्री बॉडी डायग्राम्स के और उन सब के, सिर्फ इसके कंसेप्ट लगा के एनर्जी कंजर्वेशन से यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन आल्सो। सो ये रिलेटिवली आसान इसलिए रहता है बिकॉज इसमें तीन क्वांटिटीज की मेनली बात होगी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तीनों की खासियत क्या है? तीनों स्केलर है। स्केलर है तो मतलब डायरेक्शंस का कंसेप्ट तो खत्म ही होगा। सबसे ज्यादा फिजिक्स में कंफ्यूजन डायरेक्शन से होती है। तो इसमें क्योंकि तीन क्वांटिटीज जो है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो उनको डील करना रिलेटिवली आसान रहता है, ऐड करना आसान रहेगा। दो वर्क है, ऐड करना है, सिंपल ऐड कर दो जैसे मैथ्स में करते हैं। तो इसलिए चैप्टर इजी रहता है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, मतलब सिर्फ वर्क पार्ट पे ही दो तीन तो आ जाते हैं, बट अदरवाइज बाकी चैप्टर्स में भी इसका कंसेप्ट यूज होगा। सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग, हेडिंग डाल लो पहले। वर्क यूनिट नेम इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, एंड फर्स्ट यू पुट द हेडिंग वर्क। सबसे पहले लिखो वर्क। So you can write बिकॉज हमने मोशन है वर्टिकल सर्कल किया ना, उसको भी अगर आप करके देखोगे तो इससे सॉल्व हो जाएगा, इसके कंसेप्ट से। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन on a body if work is said to be done on a body if force applied on a body, if force applied on a body produces a displacement such that displacement has some component in the direction of force also, such that displacement has some component in the direction of force also। डायग्राम बना लो ये। Can write, for example, if a body is placed on horizontal surface, if a body is placed on horizontal surface and some force is applied, and some force is applied on a body at some angle theta with a horizontal, and some force is applied at some angle theta with a horizontal, the body displaces through S, body displaces through S horizontally, then component of displacement in direction of forces, component of displacement in direction of forces S cos theta, component of displacement in direction of forces S cos theta, and mathematically work done by force F is, mathematically work done by force S is
the product of mathematically work done by force F is the product of magnitude of force and the component of displacement. सर मैग्नीट्यूड ऑफ की बात है Magnitude of force and the component of displacement in the direction of force. In component of displacement in the direction of force, that is using vectors. Work done is F dot S. So you can write work can be of three types. First is positive work. First is positive work. अब एक ही डायग्राम में हम शो कर देंगे सारे एग्जाम्पल में. फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क. पहले डेफिनेशन लिख के फिर ये डायग्राम बना लेना है. बना लिया तो कोई बात नहीं. Positive work. Work done by a force is said to be positive if. Work done by a force is said to be positive if force produces a displacement. If force produces a displacement and angle between force and displacement is acute. And angle between force and displacement is acute. There is cos theta is positive. There is cos theta is positive or theta is less than 90. Cos theta is positive or theta is less than 90. For example, as shown in the figure, work done by applied force F, capital F लिखना, friction को small f. Work done by applied force F is positive. Work done by applied force F is positive. Similarly, इस पेन को मैंने ड्रॉप किया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव. और अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन दिस पेन, अगर ये नीचे जा रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स किधर लगेगी? Upward. अपवर्ड. तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा. Similarly, if a body is dropped, similarly if a body is dropped near the surface of Earth, similarly if a body is dropped near the surface of Earth, work done by. Similarly, if a body is dropped near the surface of Earth, work done by gravitational force as the body moves down is positive.
because angle between gravitational force and displacement is zero. So by Angle gravitational force. work done by gravitational force is positive because angle between gravitational force and displacement is angle between gravitational force and displacement is zero. Next is negative work. Negative work. Work done by a force is negative if angle between force and displacement is obtuse. Angle between force and displacement of body is obtuse. For example, if a body is pulled along the surface, horizontal surface as shown, यही वाले diagram को explain कर रहा हूँ. If body is pulled along horizontal surface as shown, then body is pulled along horizontal surface as shown, then frictional force acts opposite to displacement. Frictional force acts opposite to displacement. And work done by frictional force will be negative. Work done by frictional force will be negative. Next is zero work. Zero work. जीरो वर्क कब होगा? जब perpendicular Angle is 90 degree. और दूसरा केस तो बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं की तभी तो जीरो ही आएगा ना. मैंने बहुत सारी फोर्सेस लगाई बॉडी पे तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं की, तो देन आल्सो यू कैन से दैट वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो. हम इसको लिखेंगे बट ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं होता. रीजन बीइंग बिकॉज नॉर्मली हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, पर हर बार जरूरी तो नहीं है कि बॉडी का हर पार्ट इक्वली डिस्प्लेस करे. मतलब ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पे बॉडी पे फोर्स लगाई और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स अनइक्वली डिस्प्लेस हो रहे हैं? जैसे मान लो मेरे पास एक से फिजिक्स की मोटी सी बुक थी, मैंने इसके ऐसे टॉप सरफेस पे फोर्स लगाई ऐसे, तो ये बुक की शेप चेंज होगी पर ये मूव नहीं की. मतलब नीचे वाला पॉइंट तो वही था ए बी, ये सी डी डिस्प्लेस हो गया, सी डैश डी डैश पे आ गया. ऐसे होता है प्रैक्टिकली. क्या बॉडी के ऐसे ऊपर से फोर्स लगा रहे हो तो नीचे वाला पॉइंट तो मूव नहीं किया, ऊपर वाला किया. तो इस केस में बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है. तो वर्क डन हम क्या लिखेंगे? सर आप प्रैक्टिकली शो कर दो. सर कैन यू शो? प्रैक्टिकली कोई बुक ले लो Yes, आप. sir. मतलब जैसे आपके पास कोई, मेरे को मोटी बुक उठानी पड़ेगी कोई. आपके पास जैसे बुक है तो अब इसके टॉप सरफेस पे फोर्स लगाओगे तो टॉप सरफेस डिस्प्लेस हो रहा है ना, पूरी बुक तो नहीं हो रही. मतलब ऐसे टेढ़ी होगी बुक थोड़ी सी, ये इंक्लाइंड हो गया ये वाली साइड, जो छोड़ दूंगा तो ऐसे सीधी हो जाएगी. तो ऐसे ऊपर से फोर्स लगाई ताकि बुक की शेप बदल गई, तो इसका टॉप सरफेस तो डिस्प्लेस हो रहा है पर बुक डिस्प्लेस नहीं हो रही. तो इसमें वर्क डन क्या होगा?
सर बेसिकली जो हर वर्क point की करेक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए ना, हम लिखते यही हैं क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया, जनरली स्कूल के न्यूमेरिकल्स में मेंस तक भी यही चल जाती है। बेसिकली वर्क डन जो होता है दैट इज फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जहां पे जिस पॉइंट पे फोर्स लगाई है वो डिस्प्लेस किया कि नहीं किया। मान लो जैसे मेरे पास एक इलास्टिक शीट थी, ऐसे एक इलास्टिक शीट है, यहां से फिक्स्ड है, स्क्रू लगाए हुए हैं हमने दीवार के साथ, इधर से फिक्स है या नीचे से ऐसे फिक्स किया हुआ है। मैं अगर इसके सेंटर पे फोर्स लगाऊंगा तो ऐसी शेप में आ जाएगी, बिकॉज ऊपर नीचे से तो ये फिक्स्ड है, वहां से तो हिलेगी नहीं। मैंने फोर्स लगाई तो बीच में से उधर चलेगी आगे। तो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट की देखनी है, ये कितना डिस्प्लेस किया है। शीट तो वहीं की वहीं है। तो बेसिकली जो करेक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए ना वर्क की, जो नॉर्मल अच्छी बुक्स में आपको मिलेगी, दैट इज फोर्स अप्लाइड into displacement of point of application of force, dot product F dot S में S is उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जहां पे फोर्स लगाई है। क्योंकि 11th में जनरली हम बॉडीज की डिस्प्लेसमेंट सेम ही मानते हैं, मतलब हम रिजिड बॉडी मानते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है? जिसकी शेप चेंज ना हो। शेप चेंज नहीं हो सकती। जैसे स्टोन है, तो आप फोर्स लगा रहे हो तो सारा स्टोन एक ही डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मूव कर रहा है। बट हर रिजिड बॉडी भी ऐसे नहीं होती। मान लो मेरे पास एक डिस्क है जो रोल कर रही है, ऐसे रोल कर रही है, तो इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी और ये वाले पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ होगी। तो हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट सेम हो ये जरूरी नहीं होता। वर्क डन होते हैं एफ डॉट एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये कंसेप्ट कॉम्पिटिशंस के लिए याद रखना है, स्कूल के लिए सिंपल एफ डॉट एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, रह जाएगा याद। ये मैं लिखा नहीं था बिकॉज yes स्कूल एग्जाम में डेफिनेशन आएगी तो यही लिख के आनी है जो हमने अभी लिखी है, पर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज वो कंपटीशन में छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको फंसाते हैं। तो एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। So you can write last is zero work. Work done is said to be zero if. Work done is said to be zero if displacement of the body is zero or displacement is perpendicular to the force. Displacement is perpendicular to the force. Displacement is perpendicular to the force. For example, if a body is pulled on a horizontal surface, for example, if body is pulled along horizontal surface, then work done by gravitational force or normal reaction acting on the body. Work done by gravitational force or normal reaction acting on the body is zero. Work done by gravitational force or normal reaction acting on the body is zero. Similarly, अच्छा सर्कुलर मोशन का लिखूं तो मेरे को लिखने की जरूरत है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होगा या नॉन यूनिफॉर्म में भी जीरो होगा?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है where the body moves with constant speed और नॉन यूनिफॉर्म where the body moves with varying speed. तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों में जीरो या सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो? बताओ। दोनों में दोनों में दोनों में जीरो। डिफरेंस किस में आएगा? दोनों में फिर फर्क क्या होगा? जब नॉन यूनिफॉर्म है तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव कितने लोग कह रहे हैं? जरा हाथ खड़े करना, ऑप्शन होती है इसमें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव कितने लोग कह रहे हैं? कोई नहीं कह रहा, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एक दिशा बस, और बाकी सारे जीरो वर्क। कुछ तो रिप्लाई करो। यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल फोर्स होती नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क क्यों निकालोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होती है जिसमें नो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट्स, सिर्फ सेंट्रीपिटल ही होती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल है, नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क तो दोनों में ही जीरो आएगा। टेंजेंशियल का वर्क डन नॉन यूनिफॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल फोर्स होती नहीं है। सो यू कैन राइट सिमिलरली in circular motion. Similarly, in circular motion, work done by tangential forces, work done by tangential forces, work done by tangential forces, sorry, work done by centripetal forces zero. In circular motion, work done by centripetal force is zero because it always acts perpendicular to, it always acts perpendicular to displacement. Units of work. Units of work. First is absolute units. First is absolute units. In SI, the absolute units in SI, the absolute units of work are, in SI, the absolute units of work are Newton meter or joule. Newton meter or joule. That is work done is said to be 1 joule if work done is said to be 1 joule if a force of 1 Newton, if a force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter. Force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter. काफी है या कुछ और भी लिखो? Produces a displacement of 1 meter in the direction of force, because मैं साथ में cos theta नहीं लेगा ना. Produces a displacement of 1 meter in the direction of force. Similarly, in CGS,
The units are erg or dyne centimeter. So 1 dyne into 1 centimeter. Similarly, in CGS, the unit are dyne centimeter. Work done by a force is said to be 1 erg if force of 1 dyne produces a displacement of produces a displacement of 1 centimeter. Produces a displacement of 1 centimeter in the direction of force. Next is gravitational units. Gravitational units. In SI, the gravitational units are kg meter. In SI, the gravitational units are kg meter. One kgf is how many newtons? 9.8. 9.8. Newton meter is Joule. joule. So 1 kgm is 9.8 joules. 1 kgm is 1 kgf, मतलब फोर्स का भी ग्रेविटेशनल यूनिट्स यूज किए. 1 kgf into 1 meter. Similarly, CGS में क्या हो जाएंगे? And this is for 9. generally or for surface of Earth. For surface of Because G value Earth पे होती है. Similarly, in CGS, it's gram centimeter. 1 GMF into 1 centimeter. And 1 GMF is how many dynes? 980. This is 980 ergs. नेक्स्ट इसके आगे नोट में लिख लो. नोट लिखो एक. First you can write work done is a scalar quantity. Work done is a scalar quantity and it has no direction. Work done is a scalar quantity and it has no direction. Second point you can write, if number of forces are acting on a body and they produces a displacement S, then total work done is
Scalar sum of. Is the scalar sum of work done due to individual forces. For example, if F1, F2 up to Fn, F1, F2 up to Fn be n forces acting on a body, be the n forces acting on the body, then total work done is और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ये ब्रैकेट में जो टर्म है दिस इज एफ नेट डॉट एस सो यहाँ तो सबका इंडिविजुअली वर्क डन निकाल के ऐड कर दो या नेट फोर्स निकाल के एस के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर हमने बोला कि वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, फिर हमने ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्क कैसे लिया ये? अरे पॉजिटिव नेगेटिव वर्क यहाँ डायरेक्शन थोड़ी सिग्निफाई कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव वर्क यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी वर्क डन पॉजिटिव हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है नेगेटिव हो तो कम होती है वो डायरेक्शन सिग्निफाई नहीं करता यहाँ पे ओके सर। सो एफ नॉट नेट डॉट इज थर्ड पॉइंट यू कैन राइट the relation f dot s can only be used the relation f dot s can only be used if सर रिपीट करना है। the relation w is equal to f dot s can be used only if force acting on the body force acting on the body if force acting on the body is constant both in magnitude and direction force acting on the body is constant both in magnitude and direction force acting on the body is constant both in magnitude and direction throughout displacement of the body throughout displacement of the body. Next heading work done in coordinate form. Next heading work done in coordinate form. If a force F acts on a body, if a force F acts on a body, to produce a displacement S. To produce a displacement S, then force and displacement.
force and displacement in vector form can be in coordinate form can be written as force and displacement in coordinate form can be written as coordinate form में f को लिख सकते हैं fxi and displacement can be written as then so dot product क्या हो जाएगा So similarly then displacement is S comes out to be and work done कितना हो जाएगा फिर work done comes out to be ये देखो आ रहा है समझ सबको कैसे किया है कि हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली पोजीशन वेक्टर से Excuse me, sir. हाँ जी सर जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है सर, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का भी प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है सर, इसका कोई और रीजन है? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर ही आएगा ना वो तो वेक्टर्स के रूल है मैथ्स के कि जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो स्केलर आएगा क्रॉस लोगे तो वेक्टर आएगा
तो जहाँ पे हमें वेक्टर्स चाहिए वहाँ क्रॉस का यूज करते हैं, जहाँ पे स्केलर चाहिए वहाँ डॉट का यूज करते हैं। वर्क की कभी डायरेक्शन थोड़ी होती है, आप काम करते हो तो थोड़ी बताते हो कि मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में काम किया या साउथ डायरेक्शन में काम किया। वर्क तो वर्क होता है, और फिजिकल वर्क और फिजिक्स वाला वर्क ये दो अलग चीजें हैं। नेक्स्ट राइट, न्यूमेरिकल लिखो एक, न्यूमेरिकल लिखो एक। A 10 kg block, a 10 kg block is placed on rough horizontal floor. A 10 kg block is placed on rough horizontal force and is being pulled by a constant force of 100 Newton. And is being pulled by a constant force of 100 Newton in horizontal direction. Coefficient of So, kinetic friction. Horizontal force of 100 Newton. Coefficient of kinetic friction between block and floor is 0.4. Coefficient of kinetic friction between block and floor is 0.4. Find work done by individual forces acting on a block over a displacement of 5 meter. सर लास्ट लाइन रिपीट करना। Find the work done by individual forces acting on the block over a displacement of 5 meter. सो हमें दिया एक बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है, बॉडी का मास दिया है 10 kg, 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो हमने बताना है वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस क्या होगा। करो सॉल्व इसको, इजी न्यूमेरिकल है। the displacement of 5 मीटर। फोर्सेस हैं कितनी, 4 फोर्सेस लग रही हैं। अप्लाइड फोर्स का वर्क डन निकालना है, फ्रिक्शन का निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन का निकालना है, और वेट का निकालना है। सर वेट नॉर्मल रिएक्शन का 0 है, अप्लाइड फोर्स का 500 है और फ्रिक्शन का 200 है। फ्रिक्शन का दोबारा देखो, फ्रिक्शन का वर्क डन दोबारा देखो। सर -200 है। टेन kg का ब्लॉक, ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये 100 न्यूटन, और ये म्यू mg। इसको 5 मीटर डिस्प्लेस किया। So work done by applied forces. हंड्रेड इंटू 5 इंटू कॉस 0 भी लिखना है तो लिख सकते हो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, म्यू mgs cos 180, बिकॉज इन दोनों में एंगल 180 बन रहा है, एफ में और एस में।
S is 5 meter. So total work done. इसको आप ऐसे भी देख सकते थे. नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितनी है और किस डायरेक्शन में? 60 न्यूटन राइट. 60 न्यूटन राइट. तो F net is और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है. वर्क डन कितना हो गया? 60 into 5. कैसे अगर मैं डायरेक्शन फॉर्म में लिखूं तो S is 5 so 300 joules. वर्क डन जो है ये पाथ पे डिपेंड करता है. या पाथ पे डिपेंड नहीं करता. सर दोबारा बोलना. Work done to move a body from one point to another, does it also depend on path? यस सर. कैसे? जैसे यहाँ फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ रफ पे सरफेस फ्रिक्शन के कारण तो नहीं होना चाहिए. तो मैं अगर फ्रिक्शन का पूछ ही नहीं था फिर सर अगर वो सर्कुलर घूम रहा है तो और अलग आइडिया. सर्कुलर लूप है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब उससे छोटा सर्कल या बड़ा सर्कल फर्क पड़ेगा? मतलब आप एक बॉडी को ए से बी तक लेके गए और फिर बी से वापस ले आए, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0. तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जीरो ही रहेगा या नॉन जीरो भी हो सकता है? पाथ पे डिपेंडेंट होने का मतलब तो यही है ना. सर पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो तो मैं किसी इंडिविजुअल फोर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, या सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही करता है? सर इनिशियल फाइनल पॉइंट. इनिशियल और फाइनल. सर पर फ्रिक्शन में तो डिपेंड करता है. फिजिक्स में दो तरह की फोर्सेस हो जाती हैं, एक को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, एक को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. जब बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही होती हैं तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता. किसी भी पाथ से ए से बी जाओ, वर्क डन सेम ही आएगा. या ए से बी गए, बी से वापस आ गए तो क्लोज लूप बना तो वर्क डन जीरो ही आएगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो. दूसरी तरह की फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन टू मूव अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो. और वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड. सो नॉर्मल जब डेफिनेशन आती है ना, स्कूल एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको लिखेंगे तो मे बी कल भी लिखेंगे, परसों लिखेंगे, डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो सबको पता भी होता है फिर भी डेफिनेशन गलत लिख के आते हैं. आप लिखाते हो कंजर्वेटिव फोर्स इज वन which does not depend on path followed and non-conservative force is one which depends on path followed. Force की बात नहीं होती, work done की. Force is conservative if work done by that force depends on path followed, then it's a non-conservative force. And force is said to be conservative force if work done does not depend on path followed. Force path dependent नहीं, work done path dependent है.
तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव। तो दो तरह की फोर्सेस हम क्लासिफाई कर देंगे। स्कूल में तो डेफिनेशन आती है, बट कंपटीशन में अगेन दे कैन आस्क यू एक फोर्स का फॉर्मूला देके कि बताओ ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसमें हम दो तरीके से करते हैं। नॉर्मल मेथड होता है कि हम एक पाथ लेते हैं ए से बी तक जाने का, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, दो अलग पाथ से जाके देखेंगे कि अगर हम ए से बी मतलब जैसे 2 पॉइंट्स मैंने दे दिए, तो आप ए से बी एक इस पाथ से गए या किसी डिफरेंट पाथ से गए, अगर दोनों में वर्क डन सेम आ गया तो मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, डिफरेंट आया तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उस तरह की चीजें हम करेंगे। अभी इतना पढ़ के देख लो, आज बिल्कुल बेसिक क्लास थी, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वर्क को डिफाइन किया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क को किया, कोऑर्डिनेट फॉर्म में वर्क डन लिखा, और ये हमने किया कि कांस्टेंट के लिए है, वेरिएबल है तो फिर वो कल करेंगे हम कि अगर वेरिएबल फोर्स एक कर रही है तो वर्क डन कैसे निकालना है। सो ये वाला पार्ट पढ़ के देख लेना। एंड स्कूल एग्जाम में 6 मार्क्स का चैप्टर आता है वर्क पावर एनर्जी, फाइनल एग्जाम्स की जो इसकी वेटेज है दैट इज 6 मार्क्स, और लॉस ऑफ मोशन नॉर्मली 5 का आता है। एंड टेंटेटिवली आपको अब स्कूल से भी नोटिस आ जाएगा, बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि 26 से क्लासेस शुरू कर सकते हो 11th एंड 12th की। तो उन्होंने कहा है कि 2 अगस्त से ऑल क्लासेस, और 26 से दे आर डूइंग इट ऑन अ ट्रायल बेसिस, कि अभी सिर्फ 9th से 12th को उन्होंने लॉ किया है कि 9th से 12th के स्टूडेंट्स को स्कूल में उनकी क्लासेस लगानी शुरू करो। अगेन वो पिछले साल वाली कंडीशन विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ये एक एडिशनल है अगर कोई आना चाहता है तो पेरेंट्स अगर कंसेंट देते हैं तो। अगर ठीक रहा वो 10 दिन तो हफ्ता, तो उन्होंने कहा फिर 2nd से मे भी सारा स्कूल ही खुल जाएगा। तो लेट्स सी वो क्या मतलब डेवलपमेंट होती है आगे, बट मे भी शायद आपको स्कूल जाना पड़े 26 से। तो कंपल्सरी जाना पड़ेगा? नहीं, कंपल्सरी नहीं कर रही, अभी कंपल्सरी कर नहीं रहे, बिकॉज अभी उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स का कंसेंट, तो पेरेंट्स अगर कंसेंट देंगे तो स्कूल वाले बुला सकते हैं, नहीं तो नहीं बुला सकते। उन्होंने कहा टीचर्स, पहले था कि स्टूडेंट्स, पहले कोचिंग सेंटर्स के लिए भी जो आया था उसमें कोचिंग सेंटर्स में सब